नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। 1952 के सिनेमेटोग्राफ कानून में जल्द होंगे बदलाव, सरकार ने सामने रखा बिल का मसौदा, कई सिने सितारों ने जताई आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट से दिव्यांग जनों को बड़ी राहत, सामान्य श्रेणी से भर्ती दिव्यांगों को भी मिलेगा पदोन्नति में आरक्षण, रोजगार पाने के बाद दिव्यांग होने पर भी मिल सकेगा आरक्षण का लाभ। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बड़े राहत पैकेज का ऐलान, राहत पैकेज के लिए 6.28 लाख करोड़ रुपए देगी सरकार, ऋण गारंटी और रियायती ऋण पर रहेगा जोर। एफएटीएफ से पाकिस्तान को फिर लगा झटका, ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से किया इनकार, साल 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। और मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर जारी, जंगली और घरेलू सूअरों पर रहता है असर, इंसानों को नहीं है कोई खतरा। चलिए शुरुआत करते हैं सप्ताह भर की सबसे बड़ी खबर से। बीते दिनों सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल के ड्राफ्ट को पब्लिक कमेंट के लिए पेश किया गया। इसके जरिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन किया गया है। ड्राफ्ट पर फिल्मी दुनिया के कई दिग्गजों ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। ड्राफ्ट में केंद्र को सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से हरी झंडी मिली, फिल्म को री एग्जामिन करने की शक्ति दी गई है। ड्राफ्ट को फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल को समाप्त करने के बाद जारी किया गया है। गौरतलब है कि यह ट्रिब्यूनल फिल्म मेकर्स द्वारा अपने फिल्म को मिले सर्टिफिकेट के खिलाफ याचिका दायर करने की अंतिम उम्मीद था। ड्राफ्ट में आयु आधारित श्रेणी बनाने की बात भी की गई है। इसमें UA7+, UA13+ और UA16+ श्रेणियों का जिक्र है। वर्तमान में फिल्मों को 3 श्रेणियों U, UA और A में सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दिव्यांग जनों की पदोन्नति में आरक्षण पर बड़ा फैसला आया है। अब सामान्य श्रेणी में भर्ती हुए दिव्यांग जन भी पदोन्नति के लिए आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा रोजगार पाने के बाद दिव्यांग हुए व्यक्ति को भी आरक्षण का पात्र माना जाएगा। दरअसल कोर्ट का मानना है कि दिव्यांग कोटा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को पदोन्नति के समय बस दिव्यांग व्यक्ति होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत आए एक दावे पर आधारित था। कोर्ट का यह भी मानना है कि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर मुहैया करने की जिम्मेदारी भर्ती के समय उन्हें आरक्षण देने के साथ समाप्त नहीं होती। आपको बता दें कि 1995 के अधिनियम को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से बदल दिया गया है। इसके नए प्रावधानों में दिव्यांग जनों के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसमें दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से 4% कर दिया गया है, जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम में 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। बीते दिनों साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर रिपोर्ट जारी हुई। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने जारी किया है। रिपोर्ट में विभिन्न देशों के साइबर इकोसिस्टम का जायजा लिया गया है। इसका मकसद साइबर इकोसिस्टम का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सैन्य मामलों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखना है। देशों की साइबर क्षमताओं का मूल्यांकन 7 श्रेणियों में किया गया है। इसमें रणनीति और सिद्धांत, शासन यानी गवर्नेंस, कमान और नियंत्रण, कोर साइबर खुफिया क्षमता, साइबर सशक्तिकरण और निर्भरता, साइबर सुरक्षा और लचीलापन, साइबर स्पेस मामलों में वैश्विक नेतृत्व और ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी शामिल है। रिपोर्ट ने देशों को साइबर शक्ति के 3 टियर्स यानी स्तरों में बांटा है। पहले स्तर में कार्य प्रणाली में सभी श्रेणियों में आगे रहने वाले देश को रखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस स्तर का एकमात्र देश है। दूसरे स्तर में उन देशों को जगह मिली है जिनके पास कुछ श्रेणियों में दुनिया भर के बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा ताकत है। इस स्तर में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, इजराइल, रूस और यूनाइटेड किंगडम को रखा गया है। तीसरे स्तर में भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, उत्तर कोरिया और वियतनाम शामिल हैं। ये वो देश हैं जिनके पास कुछ श्रेणियों में ताकत है, पर बाकी श्रेणियों में ये काफी पिछड़े हुए हैं। नीति आयोग ने देश भर में नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल के लिए एक अध्ययन जारी किया।
इस खास अध्ययन को जारी करने का मकसद देश में इस तरह की संस्थाओं के संबंध में इंफॉर्मेशन गैप को कम करना है। अध्ययन में बताया गया है कि किस तरह देश में नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स को चलाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स में इन अस्पतालों पर शोध आधारित सूचनाओं को भी सामने रखा गया है। हालांकि शोध के समय इन अस्पतालों को ओनरशिप और सेवाओं के दायरे के आधार पर बांट लिया गया था। इसके अलावा यह हॉस्पिटल्स जिस तरह से कॉस्ट कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज को लागू करते हैं उस पर रिपोर्ट में गहराई से चर्चा की गई है। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों को खासतौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स और दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स। नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स के मालिक आमतौर पर किसी चैरिटेबल संगठन या नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन की तरह काम करते हैं। इन अस्पतालों में सेवाओं के लिए जो शुल्क लिया जाता है वह फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स के मुकाबले अमूमन कम ही होता है। वहीं देखभाल में आने वाली कुल लागत भी काफी कम होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स में सेवाओं के लिए जो फंड इकट्ठा होता है उससे इनके मालिकों को लाभ नहीं मिलता। बीते दिनों सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नए राहत उपायों की घोषणा की। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद यह इस तरह का पहला पैकेज है। सरकार ने इस राहत पैकेज के लिए लगभग 6.28 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसका फोकस महामारी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी और रियायती ऋण देना है। इसके अलावा इसमें स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निवेश पर भी खासा ध्यान दिया गया है। आइए इस स्टिमुलस पैकेज के कुछ अहम बिंदुओं पर गौर करते हैं। इसमें मौजूदा ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए छोटे उधारकर्ताओं को 1.25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी के लिए एक नई 7500 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की गई है। इसमें गैर महानगरीय क्षेत्रों और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी निवेश के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की एक नई ऋण गारंटी सुविधा भी शुरू की गई है। इसमें बाल चिकित्सा देखभाल पर ध्यान देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अलग से 23,220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका उपयोग ICU बेड और ऑक्सीजन की आपूर्ति में किया जा सकेगा। इंदिरा यानी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.6% अनुमानित की है। इसके पहले IND-RA ने ग्रोथ रेट 10.1% आंकी थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के कारण इसमें कमी की गई है। आपको बता दें IND-RA भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में इसे सेबी, RBI और नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा मान्यता दी गई है। यह फिच ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। इसके जरिए कॉरपोरेट इशूअर्स, वित्तीय संस्थान, लीजिंग कंपनीज, शहरी स्थानीय निकाय और संरचनात्मक वित्त को कवर किया जाता है। सेबी एक्ट 1992 के तहत सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अधिकृत और रेगुलेट करने का अधिकार रखती है। भारत की अन्य प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में क्रिसिल, ICRA और केयर शामिल हैं। क्रेडिट रेटिंग किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में किसी उधार लेने वाले की साख का मात्रात्मक मूल्यांकन है। FATF ने पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को जून 2018 में FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। पाकिस्तान ने अब तक 2018 में दिए गए 27 में से 26 टास्क पूरे कर लिए हैं। हालांकि उसने अब तक हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में गठित किया गया था। यह G7 की पहल पर गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। FATF का सचिवालय पेरिस में OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुख्यालय में स्थित है। FATF में वर्तमान में 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। भारत भी 2010 से FATF का सदस्य है। शुरुआत में FATF मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों के निपटान के लिए गठित किया गया था, लेकिन आगे अक्टूबर 2001 में इसमें आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा अप्रैल 2012 से यह सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने के प्रयासों में लगा हुआ है। इन गतिविधियों को रोकने के लिए यह देशों को 2 सूचियों ब्लैकलिस्ट और ग्रे लिस्ट में रखता है। ब्लैकलिस्ट में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करने वाले देशों को रखा जाता है, जबकि जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित जगह माना जाता है उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। गौरतलब है कि ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को IMF, विश्व बैंक और अन्य देशों से आर्थिक प्रतिबंध या ऋण लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आती है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार भी झेलना पड़ता है। हाल ही में अंटार्कटिक संधि के लागू होने के 60 साल पूरे हुए। यह एकमात्र ऐसी सिंगल ट्रीटी है जो एक पूरे महाद्वीप को नियंत्रित करती है। आपको बता दें कि अंटार्कटिक संधि को 23 जून 1961 को लागू किया गया था। इस संधि को लाने के लिए शुरुआत में 12 देशों ने हस्ताक्षर किया था। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल थे। भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। वर्तमान में इसके 54 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में है। संधि के मुताबिक अंटार्कटिका के अंतर्गत 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित सभी भूमि और आइस शेल्फ्स को शामिल किया गया है। इस संधि का मकसद अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। इस संधि के प्रावधानों में महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए जाने को कहा गया है। इसके अलावा अंटार्कटिका में सैन्य गतिविधियों, परमाणु परीक्षण और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान पर प्रतिबंध भी इस संधि का एक हिस्सा है। इस संधि के आर्टिकल 4 में अंटार्कटिका में क्षेत्रीय संप्रभुता को बेअसर करने का प्रयास किया गया है। बीते दिनों ईरान ने अपने कुछ परमाणु स्थलों के अंदर की तस्वीरें IAEA को देने से मना कर दिया। दरअसल IAEA के साथ ईरान का निगरानी समझौता समाप्त हो गया है। ईरान की यह घोषणा 2015 के परमाणु समझौते को बचाने के लिए चल रही बातचीत को और नाजुक मोड़ दे सकती है। आपको बता दें कि 2015 में ईरान ने विश्व शक्तियों के P5+1 समूह के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर एक दीर्घकालिक समझौता किया था। इस P5+1 समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी शामिल हैं। इस सौदे को JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। आमतौर पर इसे ईरान परमाणु समझौता भी कह दिया जाता है। समझौते के तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने पर सहमति जताई थी। बदले में ईरान पर से प्रतिबंधों को हटाया गया था और वैश्विक व्यापार तक इसकी पहुंच को मौका दिया गया था। इस समझौते में ईरान को अनुसंधान के लिए कम मात्रा में यूरेनियम जमा करने की अनुमति है, लेकिन इसे यूरेनियम के एनरिचमेंट यानी संवर्धन की मनाही है। दरअसल संवर्धित यूरेनियम का ही उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि IAEA संयुक्त राष्ट्र परिवार के भीतर एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट संगठन के रूप में जाना जाता है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। IAEA की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। यह एजेंसी दुनिया भर में परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्य देशों और कई अन्य भागीदार संगठनों के साथ मिलकर काम करती है। IAEA को 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनी रिपोर्ट देता है। मिजोरम में ASF यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर बरपा हुआ है। राज्य के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के मुताबिक लगभग 7600 सूअरों की मौत दर्ज की गई है। ASF इंसानों को प्रभावित नहीं करती, लेकिन सूअरों के लिए यह बीमारी काफी खतरनाक है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक इसका केस फैटेलिटी रेट CFR 100% है। यहाँ केस फैटेलिटी रेट का मतलब किसी खास समय में किसी खास स्थान पर दर्ज किए गए कुल मामलों में हुई मौतों के अनुपात से है। इसके तहत किसी बीमारी की गंभीरता को मापा जाता है। भारत में इस बीमारी को पहली बार साल 2020 में दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि ASF एक खतरनाक वायरल बीमारी है जो कि जंगली और घरेलू सूअरों को प्रभावित करती है। यह बीमारी अस्पारविरिडी फैमिली के DNA वायरस के कारण होती है। इसका ट्रांसमिशन या संचरण संक्रमित घरेलू या जंगली सूअरों से सीधा संपर्क होने और दूषित सामग्री खाने से होता है। इसके अलावा यह बीमारी बायोलॉजिकल वेक्टर के जरिए भी फैलती है। वर्तमान में इसके लिए कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। ASF और CSF यानी क्लासिकल स्वाइन फीवर के लक्षण एक जैसे होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा रिवर बेसिन की ग्लेशियल लेक्स यानी हिम नदियां झीलों का एटलस जारी किया है। इसके तहत गंगा बेसिन की लगभग 4707 ग्लेशियल लेक्स का मैप तैयार किया गया है। गंगा बेसिन से मतलब है कि वह समस्त भूक्षेत्र यानी जल ग्रहण क्षेत्र जहां तक का जल गंगा तथा उसकी सहायक नदियों से होकर गुजरता है। ये मैपिंग रिसोर्स सेट 2 लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 4
लिस 4 सैटेलाइट के जरिए की गई है। इस मैपिंग के जरिए ग्लेशियल लेक्स के प्रकार मसलन हाइड्रोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल और इससे संबंधित हिमनद की जानकारी हासिल होगी। इसे ग्लोफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसी घटनाओं का अंदाजा समय रहते लग सकेगा। आपको बता दें, रिसोर्ससैट 2 इसरो का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर रिमोट सेंसिंग डेटा सेवाएं मुहैया कराना है। वहीं ग्लोफ किसी मोरेन या आइस डैम प्रकार के ग्लेशियल लेक से बांध के टूटने के कारण होने वाला तेज बहाव होता है। बीते दिनों केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने लिडार तकनीक पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की थी। इसका मकसद 10 राज्यों के वन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता का पता लगाना था। इस रिपोर्ट का उपयोग कम पानी वाले वन क्षेत्रों में भूजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया जाएगा, ताकि जानवरों को पानी की खोज में भटकना न पड़े। इससे मानव पशु संघर्ष में भी कमी आएगी। गौरतलब है कि लिडार तकनीक का प्रयोग करके प्रोजेक्ट एरियाज की 3D इमेजेस तैयार की गई हैं। इसकी मदद से मिट्टी और जल संरक्षण संरचना की सिफारिश की जा सकेगी। ये सर्वेक्षण असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के वन क्षेत्रों में किए गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह प्रोजेक्ट WAPCOS को सौंपा गया था। वापकोस यानी वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न एक लोक उपक्रम है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 26 जून 1969 को की गई थी। वहीं लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक रिमोट सेंसिंग विधि है। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स की घोषणा की है। NTPC ऐसा करने वाली भारत की पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है। साथ ही यह वैश्विक स्तर पर ऐसा करने वाली कुछ चंद संस्थाओं में शामिल हो गई है। ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक NTPC ने साल 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को इंस्टॉल करने की घोषणा की है। इसके अलावा इसने साल 2032 तक कुल एनर्जी इंटेंसिटी में 10% की कमी करने का लक्ष्य रखा है। NTPC ने कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने की बात की है, जो 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा में शोध को बढ़ावा देंगे और एनर्जी वैल्यू चेन में सस्टेनेबिलिटी को प्रोत्साहित करेंगे। NTPC ने इन लक्ष्यों को हाल ही में आयोजित हुए मिनिस्ट्रियल थीमेटिक फोरम्स ऑफ द HLDE में घोषित किया है। यहाँ HLDE का मतलब हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी से है। गौरतलब है कि ऊर्जा संबंधी सतत विकास लक्ष्यों और 2030 के लिए SDGs को लेकर सितंबर 2021 में UN एक सम्मेलन आयोजित करने वाला है। आपको बता दें कि एनर्जी कॉम्पैक्ट्स ऐसे ऐच्छिक लक्ष्य माने जाते हैं जिनके तहत ऊर्जा की पहुंच, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष काम किए जाते हैं। हालिया शोध के मुताबिक ब्लैक कार्बन मानवीय स्वास्थ्य को खासा नुकसान पहुंचाता है। इस नुकसान के चलते समय से पहले मौत भी हो सकती है। शोध से वायु प्रदूषण से भविष्य में होने वाली मौतों का आकलन किया जा सकता है। गौरतलब है कि ब्लैक कार्बन को टारगेट करते हुए ऐसी कोई रिसर्च भारत में पहली बार हुई है। यह शोध प्रसिद्ध जर्नल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में छपा है। सिंधु गंगा का मैदान ब्लैक कार्बन से बुरी तरह प्रभावित है, जिसका स्थानीय जलवायु और मानवीय स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि डीजल, कोयला और अन्य बायोमास ईंधन का अच्छे से दहन न हो सकने पर इनसे उत्सर्जित कणों और गैसों में से एक ब्लैक कार्बन भी है। ब्लैक कार्बन वायुमंडल में बमुश्किल 4 से 12 दिन तक ही ठहरता है, लेकिन इतने समय में भी इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव खतरनाक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रति यूनिट की तुलना में इसका हीटिंग इफेक्ट 460 से 1500 गुना अधिक होता है। इसके प्रभावों की बात करें तो यह बादलों को बनने से रोकता है, जिससे स्थानीय मौसम और वर्षा में परिवर्तन होता है। इसके अलावा यह सूर्य की रोशनी में रुकावट पैदा करता है, जिससे पेड़ पौधों की उत्पादक क्षमता में कमी आती है। यह सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर इसे ऊष्मा में तब्दील करता है और इस कदर बढ़ती हुई ऊष्मा जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 9 किलोग्राम एम्बर ग्रीस की जब्ती की गई है। एम्बर ग्रीस आमतौर पर वेल वॉमिट यानी वेल द्वारा की गई उल्टी के रूप में जाना जाता है। यह एक ठोस मोम जैसा पदार्थ होता है। यह स्पर्म वेल की आंत में बनता है। एम्बर ग्रीस का उत्पादन महज 1% स्पर्म वेल द्वारा किया जाता है। रासायनिक रूप से एम्बर ग्रीस में एल्कलॉइड, एसिड और एम्ब्रेन नामक एक विशिष्ट यौगिक होता है। पानी पर सतह पर तैरने और कीमती होने के कारण इसे तैरता हुआ सोना कहा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलोग्राम एम्बर ग्रीस की कीमत 1 करोड़ रुपए तक होती है। दरअसल एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल परफ्यूम मार्केट में किया जाता है। इसे खास तौर पर कस्तूरी सेंट बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बड़े परफ्यूम बाजार वाले दुबई सरीखे देशों में इसकी बहुत मांग है। प्राचीन मिस्रवासी इसे धूप बत्ती के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसका उपयोग कुछ पारंपरिक दवाओं और मसाले के रूप में भी किया जाता है। ऊंची कीमत के कारण इसकी तस्करी की संभावना बनी रहती है। स्पर्म व्हेल की बात करें तो भारत में यह एक संरक्षित प्रजाति है, इसलिए स्पर्म व्हेल के शिकार की अनुमति नहीं है। लेकिन तस्करों द्वारा एम्बर ग्रीस के लिए अवैध रूप से स्पर्म व्हेल के शिकार का खतरा बराबर बना रहता है। स्पर्म व्हेल या फेसेटर कैटोडोन को काचलोट भी कहा जाता है। यह दांतेदार व्हेल की प्रजाति में सबसे बड़ी व्हेल होती है। यह अपने विशाल चौकोर सिर और संकरे निचले जबड़े से आसानी से पहचानी जाती है। स्पर्म व्हेल गहरे नीले भूरे या भूरे रंग की होती है। इसके पेट पर सफेद धब्बे होते हैं। ये दुनिया भर में समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय पानी में पाए जाते हैं। स्पर्म व्हेल को IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा यह भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 में शामिल है। 27 जून को बंकिम चंद्र चटर्जी को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया गया। उनका जन्म तत्कालीन बंगाल में 27 जून 1838 को हुआ था। वे भारत के महान उपन्यासकार और कवियों में से एक थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनके ही प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। उनके अन्य प्रमुख उपन्यासों में कपाल कुंडल, मृणालिनी, विषवृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी और देवी चौधरानी शामिल हैं। वे बंगाल में साहित्यिक गतिविधियों को फिर से बढ़ावा देने के लिए लिटरेरी कैंपेन चलाना चाहते थे। इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 1872 में बंग दर्शन मैगजीन निकालना शुरू किया था। आपको बता दें कि वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम सयानी थे। वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। चीन के शोधकर्ताओं ने एक प्राचीन मानव खोपड़ी पर अध्ययन किया है। इसके पूरी तरह से मनुष्यों की एक नई प्रजाति से संबंधित होने के कयास लगाए जा रहे हैं। शोधकर्ताओं ने द इनोवेशन पत्रिका में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। यह क्रैनियम यानी खोपड़ी 1,46,000 साल से अधिक पुरानी हो सकती है। खोपड़ी मस्तिष्क को घेरने वाला हिस्सा होता है जिसे कपाल भी कहते हैं। चीन में पाए जाने वाले क्रैनियम को ड्रैगन मैन या होमो लोंगी नाम दिया गया है। यह खोपड़ी 1933 में उत्तर पूर्व चीन के हार्बिन शहर में सोंगहुआ नदी में मिली थी। गौरतलब है कि यूके के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने इसे होमो जीनस की एक नई प्रजाति का हिस्सा घोषित करने की बात कही है। दरअसल इस खोपड़ी का आकार आधुनिक मानव और निएंडरथल के बराबर है। निएंडरथल को मानव का निकटतम रिश्तेदार माना जाता है जो विलुप्त हो चुके हैं। ये लगभग 4 लाख से 40,000 साल पहले यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक यदि ड्रैगन मैन वास्तव में एक नई प्रजाति है तो यह हमारे प्राचीन पूर्वजों होमो इरेक्टस और हमारे बीच के अंतराल को पाटने में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि आधुनिक मनुष्य को बड़े दिमाग वाला माना जाता है। मानव मस्तिष्क का औसत आकार लगभग 1300 घन सेंटीमीटर होता है। इसका वजन 1300 से 1400 ग्राम के बीच हो सकता है। 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। इसका मकसद एस्टेरॉयड के बारे में लोगों को जागरूक करना है, साथ ही इनके संभावित खतरों के बारे में लोगों को जानकारी देना और उनकी जानकारी बढ़ाना भी इस दिन का उद्देश्य है। साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तुंगुस्का इवेंट को याद रखने के इरादे से एक संकल्प के जरिए इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। तुंगुस्का इवेंट से मतलब है कि रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में तुंगुस्का नदी के पास के क्षेत्र में एक उल्का पिंड में आसमान से ही विस्फोट हुआ था। इसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला अभी तक का सबसे बड़ा उल्का पिंड माना जाता है। यह घटना 30 जून 1908 को हुई थी। आपको बता दें एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में छोटा होता है। सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। आइए अब डालते हैं जल्दी से मैप वाले सेक्शन पर एक नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। प्रिय व्यूअर्स, आज हम बेलारूस के नक्शे को कवर करेंगे जैसा कि हमने पिछले बुलेटिन में कहा था। दरअसल पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर लगाए गए अपने प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। चलिए अब बेलारूस का नक्शा देख लेते हैं।
बेलारूस एक लैंडलॉक देश है जो पूर्वी यूरोप में अवस्थित है। लैंडलॉक देश एक ऐसा देश होता है जिसकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती। यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इस देश की सीमाएं 5 देशों से लगती है। उत्तर में लातविया, उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड, दक्षिण में यूक्रेन और उत्तर और पूर्व में रूस से। मिन्स्क इसकी राजधानी है। 1991 में स्वतंत्रता से पहले इस देश को श्वेत रूस या बेलोरसिया कहा जाता था। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ बहुत सारी नदियां हैं और लगभग 10,000 से ज्यादा झीलें हैं। इस देश का अधिकांश भाग नीपर नदी बेसिन में आता है। नीपर नदी बेलारूस में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई काला सागर में समाप्त हो जाती है और यह नदी रूस से शुरू होती है। इसके अलावा यह मध्य अक्षांशों में अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर सर्दी का असर भी दिखाई देता है, परंतु बाल्टिक सागर से निकटता के होने के कारण शीत ऋतु में संतुलन बना रहता है। यहाँ पर बारिश भी औसत होती है और यहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। पिछले दिनों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने यह खुलासा किया है कि तमिलनाडु सरकार ने 2018-19 के लिए अपने राजकोषीय घाटे को कम करके बताया है। इसके अलावा भी और कई कारणों से यह राज्य चर्चा में है, इसलिए अगले बुलेटिन में हम तमिलनाडु को कवर करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व्स की संख्या कितनी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। यूरोपीय संघ के नेताओं ने तुर्की को 3 बिलियन यूरो यानी $3.6 बिलियन देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद तुर्की में सीरियाई शरणार्थियों को सहायता मुहैया कराना है। दरअसल इन शरणार्थियों को तुर्की में ही बसे रहने और यूरोप में पलायन से रोकने के लिए यूरोपीय संघ ने तुर्की को 6 बिलियन यूरो देने की बात कही थी। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने तुर्की के नागरिकों को यूरोप में वीजा मुक्त यात्रा और यूरोपीय संघ की सदस्यता वार्ता को फास्ट ट्रैक करने की पेशकश भी की है। आपको बता दें कि सीरिया संघर्ष की वजह से तुर्की में लगभग 3.7 मिलियन शरणार्थी बसे हुए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यूएफओज यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। इन यूएफओज को पिछले कई दशकों में प्रतिबंधित सैन्य हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए देखा गया है। इस तरह की अज्ञात हवाई घटना की ऐसी 144 रिपोर्टों की जांच की गई है। हालांकि जांचकर्ताओं ने इसके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से संबंध होने से इनकार कर दिया है। साथ ही इसके पीछे रूस या चीन द्वारा किसी प्रमुख तकनीकी प्रगति के होने की संभावना को भी खारिज किया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने विंध्य धाम विकास परिषद और चित्रकूट धाम विकास परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इन परिषदों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री खुद करेंगे, जबकि संस्कृति मामलों के मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। बीते दिनों इटली के एक अस्पताल में एक मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। इसका उद्देश्य शरीर को मम्मी बनाने के लिए उपयोग किए गए उत्पादों को समझना था। इसके अलावा इससे आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्राचीन रोगों और घावों का अध्ययन किया जाएगा। भारत GCI यानी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 10वें पायदान पर रहा है। पिछले साल की तुलना में भारत की रैंकिंग में 37 स्थानों का सुधार हुआ है। भारत प्रमुख साइबर सुरक्षा मानकों पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक बन गया है। GCI को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले पायदान पर अमेरिका को रखा गया। GCI का आकलन साइबर सुरक्षा के 5 मानकों पर प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। इसमें कानूनी उपायों, तकनीकी उपायों, संगठनात्मक उपायों, क्षमता विकास और सहयोग शामिल है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सरल, लागत प्रभावी, जैव संगत, पारदर्शी नैनो जनरेटर तैयार किया है। इसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्व संचालित उपकरणों और अन्य बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है। यह TENG यानी ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर बिजली पैदा करने के लिए कंपन के रूप में मौजूद यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करता है।
बीते दिनों नीति आयोग ने मातृ, किशोर और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने की। भारतीय पोषण संस्थान की निदेशक डॉक्टर आर. हेमलता इसकी सह अध्यक्ष रही। बीते दिनों न्याय विभाग ने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ाना और देश में अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना है। यह पोर्टल अनुबंधों को लागू करने के मापदंडों पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित जानकारी का एक व्यापक स्रोत बनेगा। गुजरात निषेध अधिनियम को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। दरअसल तत्कालीन बॉम्बे प्रांत द्वारा बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 लाया गया था। यह बॉम्बे राज्य में शराबबंदी को बढ़ावा देने और लागू करने से संबंधित एक अधिनियम था। 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विभाजित किया गया था। गुजरात ने 1960 में शराबबंदी नीति अपनाई और बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 को अधिक कठोरता के साथ लागू करने का फैसला किया। 2011 में इस अधिनियम का नाम बदलकर गुजरात निषेध अधिनियम कर दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। मच्छर से फैलने वाली इस बीमारी को खत्म करने के लिए चीन 70 साल से प्रयासरत है। देश में 1940 के दशक में हर साल संक्रामक रोग के 30 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन लगातार पिछले 4 साल से यहाँ कोई इंडिजीनियस मामला नहीं मिला है। जिनेवा स्थित WHO द्वारा चीन 40वां प्रमाणित मलेरिया मुक्त क्षेत्र बन गया है। इस दर्जे को हासिल करने वाला अंतिम देश अल सल्वाडोर था। गौरतलब है कि दुनिया में 61 देशों की एक अलग सूची है जहां मलेरिया कभी मौजूद नहीं था या फिर बिना किसी विशेष उपाय के ही खत्म हो गया। हाल ही में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इसे मई में भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के वक्त पेश किया गया था। इसे भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए भारत को अमेरिका की सहायता का समर्थन की बात है। यह सहायता चिकित्सा आपूर्ति में सुविधा मुहैया कराने के लिए है। इसके लिए निजी क्षेत्र से भी सहायता देने को कहा गया है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार अमेरिका ने भारत को $100 मिलियन से अधिक की सरकारी सहायता दी है, जबकि व्यक्तिगत और निजी क्षेत्र के योगदान को भी मिला दिया जाए तो ये कुल $500 मिलियन से अधिक की सहायता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भारत की कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों रूपों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने में सक्षम बताया है। कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक ने विकसित किया है। आपको बता दें कि B.1.1.7 यानी अल्फा वेरिएंट की पहचान यूके में हुई थी, जबकि B.1.617 यानी डेल्टा वेरिएंट की पहचान भारत में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ONORC यानी वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। ONORC योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती राशन खरीदने में सक्षम बनाना है। ONORC को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। अब तक 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ONORC में शामिल हो चुके हैं, लेकिन 4 राज्यों असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को अभी इस योजना में शामिल होना बाकी है। प्रख्यात पत्रकार पी साईनाथ को 2021 के फुकुओका पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें फुकुओका पुरस्कार श्रृंखला का ग्रांट प्राइज दिया जाएगा। फुकुओका पुरस्कार प्रतिष्ठित लोगों को एशियाई संस्कृतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। फुकुओका पुरस्कार अब तक 11 भारतीयों को मिल चुका है। यह पुरस्कार 1990 में स्थापित किया गया था। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत कारवार नेवल बेस में विकास कार्यों की समीक्षा की। यह एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। इसके तैयार होने के बाद सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारी को मजबूती मिलेगी। साथ ही इससे व्यापार, अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता कार्यों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।